हाँ, फोटो ही ले आप। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक रहेगा। दैट इज द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया या बीओपी। इसको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इससे पहले आप जो भी चीजें पढ़ रहे थे या आपने की हैं वो लगभग लगभग ठीक है ना, रटने वाला कंटेंट था। उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की चीजें नहीं थी। मगर ये जो एक टॉपिक है ये पूरा ही समझ का खेल है और इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, आईएएस में भी आते हैं। और अभी तो पिछली बार एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ दिया गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहने की ज़रूरत है। वो मैं आपको उसके इतना समझ दे दूंगा कि कहाँ पर क्या घटाना है क्या जोड़ना है, ताकि अगर आपके सामने उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। देखो, जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहा जाता है, तो आपने अकाउंटेंसी में एक शब्द सुना होगा जिसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ सॉरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक नियम होता है कि वो हमेशा ही बैलेंस्ड रहनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसे बैलेंस शीट बोला जाता है। डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच होने चाहिए, ये उसका नियम है। ऐसा ही एक नियम बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि हमारे जीडीपी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका सारे का हिसाब, और जो कुछ हमने इंपोर्ट किया है, जो कुछ हमने एक तो एक्सपोर्ट किया है अपने इकोनॉमी में बना करके, वो सारा एक्सपोर्ट का हिसाब और दूसरा इंपोर्ट का हिसाब, तो उसका एक वो पूरा पेमेंट का बैलेंस बनेगा। क्योंकि जो मैंने बाहर जो एक्सपोर्ट किया है तो उसका पेमेंट आया होगा, और जो मैंने इंपोर्ट किया है उसका मैंने पेमेंट किया होगा। तो उस पूरा पेमेंट का एक टेबल बनाई जाएगी और वो मैच होनी चाहिए आइडियली। मगर वो इन प्रैक्टिस मैच होती नहीं पाती है, इसीलिए तो इम्बैलेंस आता है। बीओपी इम्बैलेंस इसीलिए हो जाता है। ठीक है। बीओपी का सीधा सा मतलब ये है कि हमने जितना भी चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हैं उसका पेमेंट का हिसाब किताब है, सीधा सा मतलब। इसमें दो अकाउंट चलते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब करेंट अकाउंट का मतलब है जो आप जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो, और जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम बड़े लॉन्ग टर्म के पेमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें आपका एफडीआई आता है, एफआईआई आता है, ये सारी चीजें। तो हम इसको धीरे धीरे करके समझना शुरू करेंगे। इसी चैप्टर में हमें कन्वर्टिबिलिटी भी पढ़नी है, इसी में हमें परचेजिंग पावर पैरिटी भी पढ़नी है कि विदेश जाते हैं तो किस तरीके से वहां पे, अगर कोई इंडिया का आदमी है और वो अमेरिका चला जाए तो वो यहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर के जाएगा, और जब वो डॉलर में उसको बदलवाएगा तो वो थोड़े से डॉलर्स उसको मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या चीज़ है, वो सारा कुछ समझने का यहाँ पर रहेगा। और रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन क्या होता है, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें भी हमें इसी चैप्टर में करनी होंगी। ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉरेन ट्रेड, foreign trade has worked as a growth engine. Foreign trade has worked as a growth engine of an economy, of an economy, because it connects our domestic economy from the rest of the world. Because it connects the domestic economy from rest of the world. Full stop. Balance of payment refers to the balance of payment refers to the statement of accounts, statement of accounts of all economic transactions, of all economic transactions
of a country, all economic transactions of a country with rest of the world, all transactions of a country with rest of the world. देखिए ordinarily a country deals with ordinarily a country deals with other countries in respect of three types of transactions. In respect of three types of transactions. First, transactions relating to visible items. Transactions relating to visible items. Second, transactions related to invisible items. Transactions relating to invisible items. Third, capital transfers. Capital transfers. फुल स्टॉप. ठीक, ये तीन तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं. इनविजिबल आइटम्स मैं बता रहा हूं. देखो, विजिबल आइटम्स में आपके सारे गुड्स आ गए, इनविजिबल में आ गए आपके सारी सर्विसेज, और एक होता है कैपिटल ट्रांसफर. तो कैपिटल ट्रांसफर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो सरकारें एक दूसरे को मदद भेजती हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, एफडीआई होता है. ये सारी चीजें जो है कैपिटल में आती हैं. कैपिटल समझते हैं ना, पूंजी. बहुत बड़े वॉल्यूम में जब पैसा ट्रांसफर होता है किसी एक देश से दूसरे देश में, तो उसको हम कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं. ये कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट दोनों ही तरीके से हो सकते हैं. अब जैसे आईएमएफ ने हमें लोन दे दिया, तो वो भी तो दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना कि कितना पैसा आया है. तो क्या होता है, बहुत सी बार ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई सर्विस नहीं दी, मगर हमें उसका पैसा मिला. ठीक है, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो भारत सरकार ने मदद भेजी थी, पैसा भेजा था. ठीक है, या किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम क्राइसिस होता है तो मदद आती ही है. या आप अपने घरों को, जैसे आप विदेश में रह रहे हैं तो आप अपने घरों में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं, वो कैपिटल में नजर आता है. ये जो ट्रेड की जहां तक बात है, चाहे विजिबल ट्रेड हो या इनविजिबल ट्रेड हो, वो एक फैक्टर पेमेंट होता है. ठीक है, मगर जो यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं दे आर नॉन फैक्टर पेमेंट्स. समझ रहे हैं ना. फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आपको एक सर्विस देनी होती है, चाहे आप लैंड दें, लेबर दें, कैपिटल दें. ठीक है, तो आपको उस चीज का कुछ पेमेंट मिलेगा, उसको फैक्टर पेमेंट बोला जाता है. इकोनॉमी इसी से ही चलती है. आपको फैक्टर सर्विस देनी होगी और उसको बदले में पेमेंट मिल जाएगा, उसको फैक्टर पेमेंट बोला जाता है. जहां पर फैक्टर सर्विस दिए बगैर पेमेंट मिल रहा है उसको यूनिलेटरल पेमेंट बोला जाता है. ठीक है, जैसे टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा देगा, तो वो कोई इकोनॉमी में उसको काउंट थोड़ी ना करेंगे. समझ रहे हैं. या आप किसी के घर पर गए, आपको पेमेंट मिला, पैसा मिला, पैसा वो इकोनॉमी में थोड़ी ना काउंट किया जाएगा. वो क्या चीजें होती है, यूनिलेटरल होता है ना, तो ये उसको अलग रखना होता है. लिखिए भैया, ये जिसका भी अनम्यूट है वो देखें जरा, ध्यान रखा करो. हेडिंग डालिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड. When the difference in the value of exports and imports when the difference in the value of exports and imports of only physical goods, of only physical goods, चाहे आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मशीन टूल्स हैं, कुछ भी है, गुड होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड में रखा जाएगा. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर्विसेज की कोई जगह नहीं है.
बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर हम कह रहे हैं हमारे यहाँ का ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, किसी भी देश का ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, माने वो गुड्स को इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, केवल गुड्स की बात हो रही है, अभी सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। भारत का जो जो बीओपी का जो इशू चलता है ना, क्योंकि बीओपी का एक सेगमेंट है बीओटी। सी बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, बीओपी तो पूरा है, गुड्स एंड सर्विसेज सारा को मिला करके, और उसमें कैपिटल का भी लेते हैं। मगर ट्रेड में तो केवल और केवल गुड्स की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जब कम है, जब ये नेगेटिव में रहता है ना, तो वो चीज ओवरऑल को नेगेटिव को बनाती है। समझ रहे हैं, घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया तो घर की ओवरऑल शक्ति कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना, घर के सारे सदस्य यदि फिट हैं तो वो घर ज्यादा मजबूत कहलाता है। तो हमारे जो सारे सेगमेंट्स हैं वो मजबूत रहने चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोडक्शन गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कम है, और या जो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो पेरिशेबल्स हैं, उनकी वैल्यू जो भी होती है वो तुरंत देनी ही होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सी बार उस पर नेगोशिएशंस बहुत अच्छे लेवल पर हो नहीं पाते हैं। टेक्नोलॉजी में, मशीन टूल्स में अच्छा नेगोशिएशन होता है, सॉफ्टवेयर में बढ़िया, क्योंकि खराब नहीं होगा ना। ऐसा थोड़ी ना सॉफ्टवेयर अभी हमें 2 ही दिन में बेचना है, वरना फिर उसमें कीड़े लग जाएंगे। मगर सेब में लग जाएंगे, केले में लग जाएंगे, तो उस पर नेगोशिएशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। देखिए, when the difference in the value of exports and imports of only physical goods or visible items is taken into account, is taken into account, it is called balance of trade। इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, या इसको हम बीओटी भी बोलते हैं। शॉर्ट में उसको बीओटी रख लीजिए, ताकि अब आप आगे हम अगर डायरेक्ट बीओटी लिखें तो आपको ध्यान रहेगा। लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। when the difference in the value of when the difference in the value of all the three types of transactions, all the three types of transactions, namely visible, invisible, and capital transfers, namely visible, invisible, and capital transfers, is taken into account, is taken into account, it is called balance of payment, it is called balance of payments। तो स्टॉप, बैलेंस ऑफ पेमेंट या शॉर्ट में बीओपी लिख सकते हैं। बीओपी is an overall record of all economic transactions। BOP is an overall record of all economic transactions। देखो, फिर से बोलूंगा, जीडीपी में और बीओपी में कंफ्यूज नहीं होना। डेफिनेशन कंफ्यूजिंग हो जाती है एट टाइम्स, उनके लिए खास तौर पे जिनका इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है। जीडीपी हमारे यहाँ के प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, बीओपी हमारे यहाँ के ट्रांजैक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। जीडीपी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक हेल्थ को इंडिकेट करेगा, बीओपी हमारे इंटरनेशनल कनेक्शंस को इंडिकेट करेगा। जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग दिखाएगा, बीओपी ट्रेड दिखाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझे? क्या नाम है आपका? शिवानी जी। तुम्हें समझ में आया? अबे बाबू, बिल्कुल एकदम पूरा करंट पहुंच रहा है क्या? ठीक है साथियों, एक तो हमारे देहरादून में आजकल जो है ना, पता नहीं क्या भगवान रूठे हुए हैं हम लोगों से, बहुत आपदा आ रही है। 3 दिन से तो आप ही की क्लास मुझे लग रहा है नहीं हो पाई, तो अपना भी ध्यान रखें। ठीक है, पढ़ाई तो अपनी जगह जरूरी है। मैं अभी यहाँ आते में देख रहा था जिस तरीके से लॉस हुआ है, सामने हमारे लॉस हुआ है, लोगों के घरों तक नदी का प्रकोप है।
नदी का क्या है, उनका प्रकोप है नदी के ऊपर, है ना। वो गए थे वहां तक, नदी तक। अभी नदी तो अपनी जगह ही बह रही है, मगर फिर भी चलो, लॉस तो लॉस ही है जिसका भी हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो। बहुत करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है, अब सरकार माने या ना माने। लिखिए, balance of payment is an overall record of all economic transactions of a country, comma, with rest of the world, with rest of the world, while balance of trade is only a component of it, while balance of trade is only a component of it। ठीक है। जब हमने लिखा है विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल, तो उसमें जो विजिबल है ना, विजिबल को हम बीओटी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। तो एक ओवरऑल बीओपी का केवल एक सेगमेंट है, एक पार्ट है बीओटी। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, बीओपी बच इसलिए भी जाता है क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर यानी इनविजिबल सेक्टर बहुत मजबूत है। चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे वो बीपीओ केपीओ की बात हो, चाहे वो कंसल्टेंसी का काम हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये हेल्थ सेक्टर हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, टूरिज्म सेक्टर हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है। लोग विदेशों से यहाँ पे सर्जरी कराने के लिए आ रहे हैं। अब तो यूरोपियंस ने भी आना शुरू कर दिया है। और बताइए, क्योंकि यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं। रिसर्च मेडिकल हेल्थ केयर में, मेडिकेयर में उनका बहुत बढ़िया है। कैसा भी हो, उन्हें तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसलिए वो आते हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ का जो ओवरऑल जो सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो काफी मजबूत बनता चला जा रहा है। शुरू से उसी पे ध्यान भी दिया गया है, इसीलिए तो वो हमारे बीओपी को बहुत बचाता है। अगर हमारे यहाँ इतना ही ध्यान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिया गया होता, तो आज शायद मुझे लगता है हमारी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती, जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। देखिए, बीओपी मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, बैलेंस्ड। सेकंड, अनफेवरेबल और नेगेटिव। फर्स्ट होता है बैलेंस्ड, सेकंड है अनफेवरेबल और बैलेंस्ड, नेगेटिव सॉरी। थर्ड इज फेवरेबल और पॉजिटिव, फेवरेबल और पॉजिटिव। बीओपी के नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। फॉरेक्स में पेमेंट में ज्यादा खर्चा हो रहा है और आ कम रहा है, ये प्रॉब्लम। ठीक है। फेवरेबल बीओपी का मतलब होता है एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। इसको जरा ध्यान रख लेंगे, ठीक है, भूल ना जाना भाइयों। वो कहाँ गया? जब हम फेवरेबल फेवरेबल या पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। जब हम अनफेवरेबल की बात कर रहे हैं, जैसे नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। बैलेंस्ड में ये दोनों चीजें एक बराबर होती हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है, केवल किताबों में होता है। ठीक है। बैलेंस्ड। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ये कोई हंसी मजाक थोड़ी ना चल रहा है। ऐसा, हर देश के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे अच्छा फायदा यह है कि हमारे पास जो चीज अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है ना। अगर आप अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखोगे, जैसा भारत ने 1991 तक करके रखा था, उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है ना, वो ये है कि हमारे जो लिमिटेड, कहना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी लिमिटेड रहता है, हमारे यहाँ की डिमांड भी लिमिटेड हो जाती है। और जब आप ट्रेड कर ही नहीं रहे हैं, तो आपके पास फॉरेक्स नहीं होता है। ऐसे में जब आपको कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा भी इंपोर्ट बड़ा भारी मालूम पड़ता है। आज देश के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा है, तो इंपोर्ट कर रहे हैं। चाहे ईवी के लिए बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, बड़े बड़े भारी भरकम चीजें हैं, कोई भी आप सोच लीजिए, जो भी देश में इंपोर्ट, वो तभी तो हो रहे हैं जब हमारे पास फॉरेक्स है। अब जब फॉरेक्स ही नहीं होगा, तो आप कहाँ से ये कोई सपने देख सकता था ईवी होगा और ये सब होगा? पेट्रोल तक नहीं था,
यहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लेडीज के जो ये क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक्स के लिए जो विदेश से आता था, इस पर तक सरकार ने अंकुश लगाया था कि इसका हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हमने अपनी आंखों से देखा है गोल्ड के लिए सरकार कितनी परेशान हो गई कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि भाई महिलाओं को समझाइए गोल्ड ना खरीदें, ज्वेलरी ना खरीदें। क्यों स्थिति आ रही? क्योंकि पैसा ही नहीं है। इम्पोर्ट का बिल कहाँ से पे करेंगे? यही टाइम शास्त्री जी ने भी देखा था। बीच में इंदिरा गांधी के समय में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बच गए थे उस समय में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर फिर आते आते बाद में नरसिम्हा राव के टाइम में ऐसी स्थिति आ गई कि बस पूछो ही मत। 15 दिन के लिए बस हमारे पास इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए पैसा बचा था। ठीक है। आज की जो स्थिति है वो भारत बहुत आगे आ चुका है उन सब। वो क्यों आया है? क्योंकि हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया। देखो, कोई भी इकोनॉमी में अगर आप ओपन कर देते हैं ना, इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं, तो सबसे पहला क्या है कि रिसोर्सेस का ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। जो चीज मेरे पास है, जैसे मान लो कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर मेरे पास केरल में मोनोजाइट सैंड है, तो मैं क्या करूं? अब मैं उस सैंड को देखता हूं और मेरी आत्मा जो है व्याकुल हो जाती है कि टेक्नोलॉजी तो है नहीं, मैं बनाऊं कैसे बिजली, और इतना ये रॉ मटेरियल मेरी आंखों के सामने पड़ा है। तो मैं क्यों नहीं इंपोर्ट करूंगा उसको? इंपोर्ट करो टेक्नोलॉजी को, बनाओ ऊर्जा। किसने रोका है? देश में आज परमाणु ऊर्जा बन रही है। वो क्यों बन रही है? क्योंकि उस टाइम में कनाडा ने, रशिया ने, सबने हमारी मदद की थी। तब जाकर के हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा के या न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर के प्लांट्स बने थे। जैसे हमारे यहाँ क्या था कि हमारे पास वर्क फोर्स है, मजदूर हैं काम करने के लिए, और हमारी फौज भी बहुत अच्छी है, हमें हथियारों की जरूरत है, तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएं। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा भी है, मगर वो सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम बंदूक कैसे बनाएं और टैंक कैसे बनाएं। तब रशिया ने कहा कि चलो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाओ। देहरादून की रशिया ने लगा के दी थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है। लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? धीरे धीरे करके क्या होता है ना, इंपोर्ट से या एक्सपोर्ट से चीजें। अब जैसे हमारे पास इतना कोयला है, भारत की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी होती है। थोड़ा उसे हाई ग्रेड का मंगाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। मगर हमारे यहाँ का जो आयरन ओर है और हमारे यहाँ का जो कोयला है वो एक्सपोर्ट होता है। अगर हमारे पास रिसोर्स है तो हम उसे क्यों ना बेच के पैसा कमाएं? हमारे यहाँ बहुत से अच्छे, जैसे केरल का एल्फेंसो आम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का बेलमपल्ली आम है, या यहाँ का दशहरी, लंगड़ा, टिकारी, ये सब जो आम की जो, तो राजीव जी के टाइम में एक एपीडा करके एक एजेंसी बनी थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बोला गया। उसका काम है कि चाहे आपके अचार है, पापड़ है, चटनी है, मछलियां हैं, सी फूड है, आटा है, जितनी भी तरीके की फल है, सब्जियां हैं, वो सबको एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है? पैसा आता है। अगर हम इसका एक्सपोर्ट को बंद कर दें, हम नॉर्थ कोरिया जैसा रवैया अपना लें कि हमें तो ट्रेड ही नहीं करनी है, तो क्या होगा? इतनी मछलियों का जो उत्पादन हो रहा है वो सारा, क्योंकि इतना देश में तो नहीं खा सकते हैं। पूरे भारत का इतना लंबा जो कोस्ट है, 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में मछलियों का जो उत्पादन, और प्लस इनलैंड में जो मछलियों का उत्पादन हो रहा है, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपने देश में कितनी मछलियां बेकार चली जाएंगी, किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना, हमारे रिसोर्सेस के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मौका देता है। दूसरा, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। तीसरा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है। चौथा, ये हमारे यहाँ के सोशियो कल्चरल जो सेटअप है उसको इम्प्रूव करता है। लोगों को बाहर की चीजें पता चलती हैं, लोग नए आइडियाज आते हैं। आज देखो ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मदद से आपको ये पता चला कि विदेश में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, वैसी चीजें हम वहां से लेकर के आए। और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्होंने भी उनसे प्रेरणा ली है कि हम ऐसा काम खुद भी करें, खुद भी अच्छा बनाएं। बाहर की ग्रेडिंग कैसी है, बाहर की क्वालिटी कैसी है, उसको हम अपने यहाँ देश में
बनाने की कोशिश करें, धीरे धीरे करके। कभी किसी ने सोचा था कि एक वक्त आएगा हमारे यहाँ की कार्स इतनी अच्छी बनने लगेंगी अपनी डोमेस्टिक? जब देश आजाद हुआ था सन 47 में, जिस समय जिन्ना लड़ रहा था अपना दूसरा देश बनाने के लिए, तब उस लड़ाई झगड़े के बीच में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां प्लांट लगाएंगी भारत में आकर के। मैं बेंगलोर जा रहा था हैदराबाद से बाई रोड, मैंने किया का प्लांट देखा, तो देखते ही रह गया। उसमें कितने बड़े एरिया में किया की गाड़ियां बनी खड़ी हैं। शोरूम से बस फोन आता है, वो ट्रक आता है, ट्रक में गाड़ियां भरो और भेज दो, ट्रेन में गाड़ियां चढ़ाओ और भेज दो। कितना बढ़िया सिस्टम है। ये सब क्यों हो पा रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मदद से हो पा रहा है। आपने बाहर की कंपनियों को अलाउ किया है। जब आप बीओपी की बात कर रहे हैं तो आप उसमें एफडीआई की बात करते हैं। विदेशी कंपनियां, विदेशी व्यापारी लोग हमारे यहाँ आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है ना, यही तो होता है। बड़े बड़े देशों के लोगों को बुलाया जाता है कि साहब हमारे यहाँ ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको करके दीजिए। अब इसराइल ने कहा कि लक्षद्वीप में पानी के संकट है, पीने का पानी है। इसराइल ने कहा कि हम डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगा करके देंगे। हम वही टेक्नोलॉजी आपके यहाँ देंगे जो हम अपने यहाँ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल तो खुद समुद्र के किनारे पर बसा हुआ छोटा सा देश है। अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को मेडिटेरेनियन सी के पानी को डीसैलिनाइज करके कर रहा है। उन्होंने कहा हम आपके लिए अरब सागर का पानी डीसैलिनाइज कर देंगे, पियो। अब जो लोग रह रहे हैं वो तो इसराइल का साफ किया हुआ पानी पियेंगे ही, ठीक है ना। वैसे इसराइल का चाहे कितना भी विरोध करें। देखिए, देखो भारत का जो बीओपी है वो नेगेटिव है, सीधी सी बात। क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रेड जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। ट्रेड कंपोनेंट बहुत ही कम है। एक्सपोर्ट में तो 1% के कंट्रीब्यूशन है हमारा, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में। क्योंकि एक तो अपने यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम खुद ही खाए जा रहे हैं सब कुछ जो कुछ है। ठीक है, वो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि हम एक्सटर्नल शॉक से बच जाते हैं। ये ट्रम्प या ट्रम्प के पिताजी भी अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देना तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। देखा ना, कल ट्रम्प का ट्वीट देखा था, कितने सुर ढीले हो गए। बहुत अकड़ दिखाई, बहुत कुछ किया, मगर जब उसने देखा कि इन पे फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बड़ा परिवार होता है ना, तो किसी दिन ज्यादा खाना बन जाता है तो उन्हें टेंशन नहीं होती है। वो जान रहे हैं कि ये सब हम लोग मिलकर के इसे आज नहीं तो कल खत्म कर लेंगे। अब 2-3 लोगों का परिवार है और खाना बन गया उनके ज्यादा, तो वो परेशान व्याकुल से होते हैं, पड़ोसियों में खाना बांटते घूमते हैं, क्या आप खा लीजिए। भारत वही बड़ा परिवार है। भारत में अभी भी बहुत सी नीड्स हैं, ठीक है ना। वो जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी वो सस्ती होकर भारत में बिकेंगी, लोग खरीद लेंगे। और बिना मतलब की चीजों को बाजार से खरीद के लाके घर में रखने की आदत हम भारतीयों की बहुत पुरानी है। हमें इसमें भी कोई नया कुछ नयापन नहीं लगेगा अगर हम फिजूल में ही कुछ खरीद के अपने घर में ले आएंगे। ठीक है, लिखो भैया। डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, ये बहुत जरूरी है, लोग भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं। फर्स्ट लिखो, बीओटी इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। बीओटी ट्रेड है ना, बीओटी इंक्लूड्स import and export of goods only, while BOP includes goods, services as well as capital transfer. While BOP includes goods, services as well as capital transfer. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो चाइना जो व्याकुल हो जाता है ना, इस पे सैंक्शन लगते हैं, कुछ होता है, फिर एकदम से परेशानी हो जाती है चाइना में। क्यों लड़ने लगता है चाइना? क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि चाइना में जो चीजें बनती हैं ना वो इस तरीके की बनती हैं जिनकी डोमेस्टिकली एक लिमिटेड डिमांड हो सकती है। बल्क प्रोडक्शन होता है एक तो चाइना में, ठीक है। वो प्लास्टिक गुड्स बना रहे हैं, वो यूज एंड थ्रो का सामान बना रहे हैं। उसके अपने देश में किस हद तक, मतलब एक जिसे सकिंग कैपेसिटी बोलते हैं ना, कि इस चीज को हमने सक कर लिया। अब वो सक कितना कर पाएगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो दुनिया भर के लिए बनाया। आप समझिए ना, चीन का जो सामान है वो पूरी दुनिया में जाता है, किसी ना किसी तरीके से, सीधे रास्ते से या उल्टे रास्ते से पहुंचता जरूर है चाइना का सामान। तो इतने सामान पर अगर सैंक्शंस लगाने लग गए देश, तो फिर हो गया काम। वो चिप बना रहे हैं,
वो बॉटल्स बना रहे हैं, वो मोबाइल हैंडसेट्स बना रहे हैं, वो और भी प्लास्टिक के गैजेट्स बना रहे हैं, डेली नीड्स का सामान है। ऐसी फोम बना दी है जो गद्दा दबी नहीं रहा है, ऐसी शर्ट और पैंट बना दी है कभी फटी नहीं रही है। इस तरीके का सामान वो चाइना में यही सब बनता है, पॉलीमर बेस्ड जिसे बोलते हैं ना। तो पॉलीमर बेस्ड चीजों को कितना खपत कराएंगे अपने, अपने यहाँ उनका इतना सस्ता ऑलरेडी है, क्या करेंगे, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो सर्विसेज सेक्टर का जो बोलबाला है ना, उसका अपना प्लस पॉइंट और अपना माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि रोजगार जनरेट नहीं होता है, प्लस पॉइंट ये है कि हमारी इकोनॉमी शॉक रेजिलिएंट है। 2008 में भी झेल गई थी, कोरोना में भी झेल गई थी। कोरोना में क्या था, वर्क फ्रॉम होम मिल गया ना। अभी सोच लो अगर सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होता तो इकोनॉमी कहाँ जाती। बातें बनाना तो बहुत आसान है, काम नहीं है ना। दुकानें बंद पड़ी हैं। जिन जिन के घरों में कॉरपोरेट स्लेव्स काम कर रहे हैं, वो जो लैपटॉप लिए बैठे रहते हैं सवेरे से, उनके घर तो चल रहे थे। जिनके थे दुकान वाले, जिनका घर चल रहा है, ये पलटन बाजार में हमारी दुकान है साहब, सरकार ने बैन लगा दिया है, नहीं खोल सकते, कैसे घर चलेगा। लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, पैसा ही नहीं है। जिन्होंने नए जिम खोले थे, उन्होंने उनका जिम बंद हो गया, सरकार ने ठेके को प्रायोरिटी माना, जिम को नहीं माना। सरकार ने कहा जिम जाएंगे तो इनका जो स्वेट है और जो ब्रीथ है उससे एक्सचेंज होगा, और ठेके में लाइन में लगेगा चाहे 2 किलोमीटर, वहां कुछ एक्सचेंज नहीं होगा। बुद्धि है, क्या कर सकते हैं। आप ही जैसी लोग ब्यूरोक्रेट बनेंगे आगे, है ना। रेवेन्यू चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, रेवेन्यू चाहिए, दारू पिला पिला के रेवेन्यू चाहिए, मुझे मालूम है। ठीक है, तो नहीं देखो ऐसा है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के सामने कह दो सर ने तो कहा था कि वो, नहीं नहीं, दो बातें हैं देखो भैया। हर चीज की ना एक लिमिट होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम अभी तक हम उस लिमिट तक पहुंचे ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम चाइना की तरह हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं, उसके अलग प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल ना मिलने से बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है, सारी इकोनॉमी पर उसका जो है इम्पैक्ट दिखता है। मगर हम कम से कम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना तो मजबूत बनाएं कि हमारे यहाँ के लड़के बेरोजगार ना घूमे सड़कों पर, उनका घर टिकटॉक पर रील बनाने से ना चले। इतना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। उनके यहाँ के लड़के नहीं बना रहे हैं चीन के, वो तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, और वो टिकटॉक बना रहे हैं हमारे जैसे बेरोजगार देशों के लिए, कि तुम बनाओ नाचो इसी पे। और अब वो इतना भूत सवार है कि कोई सड़क पर नाच रहा है, कोई ट्रेन की छत पर नाच रहा है, कोई पटरी पर नाच रहा है, सामने से इंजन आ रहा है ना। तो क्या है, तो कम से कम हम अपनी फैक्ट्रियां इतनी तो खोल दें कि इन सबको पकड़ के मजदूर तो बनाएं एटलीस्ट। कुछ नहीं कर सकते हैं तो, समझ रहे हैं ना भाई। पुल टूट रहा है, सड़कें उखड़ रही हैं, पुलिस बैरिकेड लगा रही है, और हम वहां पे रील बना रहे हैं। तो हमारी वहां टूटे हुए पुल पर जरूरत नहीं है, असल में हमें फैक्ट्री में होना चाहिए था। है ही नहीं फैक्ट्री। फैक्ट्री होगी कैसे। सरकार 2-2 हजार रुपया बांट देती है, 12-6 हजार दे देती है साल में। खुश रहो, बनाओ रील तुम। 6 हजार हमने दे दिए, 6 हजार तुम कहीं बाहर से ले लो और ईएमआई पे फोन खरीद के रील बनाओ। सो सिंपल। इसलिए वो टूटे हुए पुल की फोटो खींचने जा रहे हैं। मर जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे, वीरों के सपूत, है ना। तो ये स्थिति है। इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना तो हो जो रोजगार दे लोगों को। फैक्ट्रियों की जरूरत है। बिहार में अभी चुनाव आ रहे हैं, कोई ये नहीं बोलता कि हम आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। मैं रोज सुनता हूँ शाम को कि आप देखो आज पूरे दिन रैलियां हुई हैं, कहीं किसी ने, कोई बोलते ही नहीं है। ये शब्द तो मुंह पे ला ही नहीं रहे, जैसे कि गुनाह हो जाएगा बोल देंगे तो, कि हम आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। लड़कों को नौकरी की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो जाति समीकरण ये है, और बिहार में बाढ़ आ गई है। बस वो उतना ही चल रहा है। थोड़ा बहुत 1 महीने आगे की तस्वीर कोई, 10 साल 50 साल आगे की तस्वीर कोई दिखाता नहीं है। वो करोगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल।
बट बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, जो मैंने आपको बताया ना सबसे पहली बात कि बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होगा, बट बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। ट्रेड में नेगेटिव और पॉजिटिव साइड हो सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, बीओपी इज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन बीओटी। बीओपी इज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन बीओटी। क्यों? क्योंकि बीओपी में दो सेगमेंट और हैं और उनमें भी पेमेंट करना पड़ेगा या पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो हमारे लिए ओवरऑल पिक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि केवल एक सेगमेंट। a component of BOP. BOT is only a component of BOP, comma, therefore, therefore, BOT is a narrow concept. Therefore, BOT is a narrow concept. हेडिंग डालिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट लिखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भैया कुंभ मेला लगा था ना जब, कुंभ मेला, तो विदेशी बहुत आए थे, है ना। और वैसे सरकार ने आंकड़ा जारी किया था, एक्सपेक्टेशन थी 66 करोड़ की ना, 65 करोड़ तक तो नहा लिए थे। अब वो जो भी आंकड़ा हो, चलो हम मान लेते हैं, हम 60 करोड़ मान लेते हैं। कभी कभी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप लगता है कि 65 करोड़ लोग नहा लिए, हम 60 करोड़ ले लेते हैं, 5 करोड़ कम कर लेते हैं। ठीक है। अब आप सोचो कि जो लड़के थे ना वहां पे, जैसे जो तैयारी कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइक खरीद ली और केवल बाइक चलाई। केवल बाइक ही चलाई उन्होंने। स्टेशन से वो बाइक पे किसी को बिठाते हैं, चलो बाबूजी हम तुम्हें घाट तक छोड़ आए हैं, और उनसे उन्होंने 200 500 रुपया ले लिया। बाबूजी भी फ्री हैं, क्योंकि वहां जो हुजूम था उसमें तो गाड़ियां तो चल नहीं रही थी, केवल बाइक वाले ही पार लगा सकते हैं। या तो भगवान पार लगाएगा या वो बाइकर पार लगाएगा। तो बाइकर ज्यादा सामने दिख रहे थे, तो वो बैठ के, आप समझिए कि मेला खत्म होते ही होते, मतलब शुरू के 2 शाही स्नान तक में ही उनका सारी कॉस्ट निकल आई भाई। कितना बढ़िया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अभी इसकी आप कितनी भी आलोचना करते रहो कि मेला लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, मगर जहां लग रहा है वहां के लोगों से पूछो ना, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, नाव चला चला के करोड़ों रुपए कमा लिए। नाव चला के करोड़ों रुपए कमा लिए। ठीक है। तो मतलब सवेरे से सामान बना रहे हैं और वो 2 घंटे में ही सारा बिक जाता है जो हमने रात तक के लिए बनाया था। मैं तो खुद देख कर आया वहां की जो हालत थी प्रयागराज की। ये हरिद्वार में तो कांवड़ यात्रा नहीं संभलती इनसे। ऐसी तो समझ लो 50 60 कांवड़ यात्राएं समा जाएंगी उस प्रयागराज के महाकुंभ में। प्रयागराज में तो जगह भी बहुत है। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी जगह पर ट्रेड को बढ़ावा दे रहे होते हैं ना, उससे ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ता है। कुछ मत करो, तो बस कुछ ऐसा काम करवा दो कि जहां पर व्यापार चल पड़े, आदमी का दुकानें चल पड़े, बस इतना सा काम करना है। जब शुरुआत में सरकार ने निश्चय किया कि वो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा आ रहा था। सभी ने आलोचना करी, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, हॉस्पिटल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अभी मुझे मालूम नहीं कितने हॉस्पिटल में फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं हॉस्पिटल देखने, मगर मूर्ति को देखने तो आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और मेरे जानकारी में जितने भी लोग वहां पर गए, सबने कहा कि गजब की जगह है। और आपको मालूम है, सरकारी आंकड़ा है कि जो कॉस्ट आई थी वो हम ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। जो पैसा लगा था वो हम रिकवर कर चुके हैं। और वहां पे तो दुकानें चल रही हैं, वहां लेजर शो चल रहे हैं,
वहां हेलीकॉप्टर राइड हो रही है, वहां लोग डैम पर फोटो खींचने जा रहे हैं, एडवेंचर भी है। नाव चलती है ना सरदार सरोवर में, नाव भी चल रही हैं, स्टीमर चल रहे हैं, लोग मजे कर रहे हैं। जो वडोदरा जा रहे हैं वो भरूच जाते हैं। गुजरात जाने में पहले सोमनाथ और द्वारका होते थे, आज के टाइम में जो है सबसे पहले हो रहा है कि क्या तुम वहां भी नहीं गए। लोगों में फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम गुजरात गए और हम मूर्ति देख कर नहीं आए। मूर्ति भी बड़ी अविराम बनाई गई है, दूर से ही नजर आती है। सरदार साहब देख रहे हैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड को बढ़ावा देते हैं तो उस पूरे एरिया का विकास होता है, इसको सोचना चाहिए। देखिए, फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स। अब आप वो पेरिस का केवल एक एफिल टावर सोच लो, क्या है वो? एफिल टावर लोहे का ही एक असेंबली तो है, और क्या है वो? मगर एफिल टावर देखने जाना है, लोगों का सपना है, ख्वाब है, वो 7 अजूबों में से एक है एफिल टावर। लोग वहां जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वहां पे कॉफी पियेंगे। ठीक है। वो फेसबुक इंस्टाग्राम लाइव पर आ जाते हैं, वहां पर खड़े होकर के वीडियोग्राफी करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेंट वाली जो जगह है उनमें से एक है एफिल टावर, वो एरिया। ठीक है। जहां पर वहां पर एक कैफे, एक दुकान चलाना है, जो होश उड़ जाए इंसान के, इतना तो रेंट है वहां का महीने का। क्या है? केवल और केवल आपने कोई एक ऐसी चीज कर दे हैं जिससे आपका ट्रेड चालू हो जाए। एफएल टावर जब बना था, फिर धीरे धीरे करके फ्रांस जैसे जैसे जुड़ता गया, फ्रांस की ख्याति जहां जहां तक पहुंचती गई, लोगों को पता चला कि पेरिस में टावर भी है, लोग देखने जाने लगे। आप आगरा जाओ, आपको आगरा में जितने गोरे मिलेंगे वो सब ताजमहल देखने ही आए हुए होते हैं। उनसे पूछो क्या करने आए हो भैया, ताजमहल देखने आए हैं। अभी कहाँ जाओगे? जयपुर जाएंगे, या कहाँ जाओगे तो दिल्ली जाएंगे। तो इसी सब के लिए तो आ रहे हैं। ट्रेड है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में, आज नहीं शुरू से ही, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल वाला डिस्ट्रिक्ट है वो आगरा है। सबसे ज्यादा आगरा में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वहां पर फतेहपुर सीकरी भी है, ताजमहल भी, और आगरा फोर्ट भी है, एतमादुद्दौला भी है ना। तो क्या हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब उसी आगरा के उसी चीज को नोटिस करते हुए सरकार ने क्या किया, उसे नगर निगम बनाया था पहले, फिर आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, फिर पुलिस कमिश्नरेट बना था। आवास विकास में आगरा का बहुत बढ़िया नाम हुआ था, आवास विकास वहां पे बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे करके, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, तो उस जगह को डेवलप करना पड़ेगा। और फिर जब सरकार ने कहा कि अब हमें यहाँ पे मेट्रो भी चलानी पड़ेगी, हालांकि आगरा इतना बड़ा नहीं है कि मेट्रो चले, किंतु चल ही रही है, चल पड़ी है, ताजमहल साइड में चल रही है। धीरे धीरे करके जब G20 हुआ तो उसमें वेन्यू रखा गया। क्या है, क्यों आगरा का इतना वो है? क्योंकि आगरा हमें फॉरेक्स देता है, सीधा सा बस, सिंपल सी बात है कि आगरा हमें फॉरेक्स कमा करके देता है। आगरा की वजह से टूरिस्ट फुटफॉल होता है, लोगों के लिए वीजा इशू होते हैं, क्योंकि उन्हें केवल आगरा देखने आना है। ये उसका महत्व है, इसके लिए वो ये जगह डेवलप कर रही है। और वही आप उसके पड़ोस में मथुरा चले जाओ, फिर देख लो। आगरा के पड़ोस में इटावा है, मुख्यमंत्री आए वहां से दो दो। इटावा चले जाओ, फिरोजाबाद चले जाओ। फॉरेक्स की अपनी अलग महिमा होती है। कोई जगह आपको चाहे कितना रुपया कमा करके दे दे, फिरोजाबाद इस देश को ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पर है। जितनी ये महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, उनमें से समझ लें अगर 10 चूड़ियों को हम काउंट करें तो उनमें से 7 फिरोजाबाद की निकलेंगी। ये कंट्रीब्यूशन है उस फिरोजाबाद का। मगर तुम फिरोजाबाद जाके देख लो कैसा है, वही कांच की चूड़ियों की फैक्ट्री जाकर के देख लो, तुम घबरा जाओगे कि लोग इसके अंदर घुसते कैसे हैं। ये स्थिति है कांच उद्योग की। ठीक है। वही अगर वो फॉरेक्स कमा करके दे रहा होता, मजे थे, अलग ही मजे थे। ओडीओपी में फिरोजाबाद का नाम कांच में रखा गया है कि ग्लास इंडस्ट्री है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। आगरा का पेठा रखा गया है, कांच की वैल्यू पेठे से ज्यादा है।
तब भी वो विकसित नहीं है और आगरा विकसित है। क्यों? क्योंकि आगरा आपको फॉरेक्स ला लाकर दे रहा है। देखिए सर, जी। इस पे एक क्वेश्चन था, आपने वो स्टैचू ऑफ यूनिटी और फ्रांस का एग्जांपल दिया ना। जी तो जो कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जिनके पास एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर कोई भी वैसे गरीबी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बट करना चाहिए। देखो, गरीबी अपनी जगह होती है, स्वास्थ्य अपनी जगह होता है, मगर इंसान को, सरकार को यह सोचना चाहिए कि सरकार कोई मॉन्यूमेंट या ऐसे पार्क बनाए जहां जाकर के लोगों को अच्छा लगे। सरकार को झीलें बनानी चाहिए, सरकार को रिवर फ्रंट फ्रंट विकसित करने चाहिए। देखो ना, मायूसी की जिंदगी में नागरिकों के लिए कोई तो ऐसी जगह गवर्नमेंट बनाए जहां उसे जाने को अच्छा लगे। उस पॉल्यूशन कैपिटल नई दिल्ली में कभी अगर मैं टहलता हुआ इंडिया गेट चला जाता था तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां जाकर के, क्योंकि सरकार उसमें लाखों रुपया पानी की तरह बहाती है डेली बेसिस पर उस जगह को मेंटेन रखने के लिए। आप वहां पर बैग भी रखोगे ना तो वो दिल्ली पुलिस वाला विसिल बजाता है, इसको उठाइए, यहाँ पे क्यों रख दिया। वहां पे आप कुछ भी लिटरिंग करेंगे ना, कुछ भी फेंक दिया, आप पे तुरंत 5,000 रुपए का जुर्माना। आज से नहीं, शुरू से है ये नियम है। चंडीगढ़ में सुखना लेक कितनी सुंदर है। दिल्ली में जो कर्तव्य पथ, पहले से राजपथ बोला जाता था, कर्तव्य पथ को विकसित किया गया था। साबरमती में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट विकसित किया गया। यूपी में गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में बनाया गया। ये सब सुंदर हैं। हर देश की सरकार को चाहिए कि अपने यहाँ कुछ ऐसा आइकॉनिक बनाएं। अरे गरीबी है तो रहेगी, वो तो इतना लंबा वो कोई थोड़ी ना, अभी तुमने जादू की छड़ी घुमाई और गरीबी मिट गई। मगर कब तक गरीबी की आड़ लेते लेते आप अपने देश में कुछ बनाएंगे ही नहीं। अफ्रीका के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है अफ्रीका के भ्रष्ट नेता। इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है अमेरिका और यूरोप को, और देश बेच दिया है। इनको इनकी पार्टी में और इनके खाते में पैसा आ जाता है, और ये यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों को अपने माइनिंग करने का, क्वेरिंग करने के ठेके दे देते हैं। देश की तिजोरी में कम जाता है और इन भाई साहब लोगों के खाते में ज्यादा जाता है। ये वो बेईमान नेता हैं जिनकी वजह से अफ्रीका भुगत रहा है। वरना अफ्रीका भी तो यूनियन है, G20 का मेंबर है, सारे देश हैं, लड़ रहे हैं आपस में, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, इंसानों की तरीके से भी नहीं लड़ते हैं। क्या है? क्योंकि बेईमानी बहुत ज्यादा सवार है। अपने देश को सुंदर बनाना, अच्छी सड़कें बनाना, कभी तुम देखो ना, तुम एयरपोर्ट से देहरादून आओ, पेड़ लगे हैं ना डिवाइडर पर, और शहर में पेड़ लगाने के लिए क्या कहा जाता है? अरे अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों, वहां नहीं हुए क्या? इतने साल से एयरपोर्ट बना खड़ा है, इतने साल से वो पाम ट्री लगे हैं सुंदर सुंदर, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पेड़ किसी पे गिर गया। अब कोई अपनी कर्मगति में लिखा के लाया ही होगा कि पेड़ गिरेगा मरेगा, तो फिर उसका अलग बात है। मगर आप एवेन्यू ट्रीज जो लंबे पतले सीधे निकलते हैं उनको लगाइए। बॉटनी वालों से पूछो एवेन्यू ट्रीज क्या होते हैं, वो तुम्हें बताएंगे। करने को तो हो। क्या हमारे शहरों में नहीं लग सकते सुंदर? हमारे यहाँ का विकसित नहीं हो। अगर आपकी चीज प्रेजेंटेबल नहीं है, वो आपको कभी भी रिटर्न लाके नहीं देगी। इट्स अ बेसिक रूल ऑफ ट्रेड, सो सिंपल। तुम उसी दुकान में चढ़ोगे जो दुकान साफ सुथरी होगी। जो दुकान घटिया, गंदी, अंधेरी सी होगी, उसमें चाहे कुछ भी क्यों ना बिक रहा हो, आप वहां नहीं जाएंगे। सुनार की दुकान में सोना कम और कांच ज्यादा होता है, देख लेना। और उसी कांच में जब लाइटें चमकती हैं तो उससे ऐसा लगता है जैसे सोने की चमक आ रही है। सोना तो कम होता है सुनार की दुकान में, देख लेना, कभी भी खुद भी जाना। तो चीजों को प्रेजेंटेबल बनाना है, राष्ट्र को भी प्रेजेंटेबल बनाना है। राजधानियां चमकनी चाहिए। ये प्रदेश की राजधानी है जहां हम खड़े हुए हैं। वहां सामने जाना भी, टहलते हुए 100 मीटर आगे पाइप देखना कैसे लटक रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति है बेटा। हमेशा सरकार का काम है कि अपने, कितना अच्छा नहीं लगता, पेरिस जाओ, लंदन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, घूमो। क्यों जाओ? साफ सुथरे हैं ना। क्यों नहीं चले जाते? ढाका क्यों नहीं चले जाते? सूडान की राजधानी क्यों नहीं चले जाते? टेंजियर्स क्यों नहीं चले जाते? यमन क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, मैं बोलूंगा लोग इजराइल जाते हैं, पैलेस्टीन नहीं जाते हैं। ये सत्यता है।
सॉलिडेरिटी सबके साथ है, भारत दोनों के संग खड़ा है। मगर जब घूमने फिरने की बात आती है तो इसराइल पहली पसंद हो जाता है इंसान की, क्योंकि प्रेजेंटेबल है, सुंदर है, देखने लायक है। कभी आपने किसी को सुना कि वो घूमने के लिए गाजा गया था शांति काल में भी, जब शांति थी? गए थे? नहीं गए थे। क्योंकि पॉलिटिक्स अपार्ट, सी उसको अलग करो, वो सब विषय अलग हैं। हम क्या देखने जाएंगे? जबकि कोस्ट तो गाजा में भी है और कोस्ट तो तेल अवीव में भी है। फिर जेरूसलम को तो मैं ला ही नहीं रहा, वो तो धार्मिक विषय है। मैं उसे घूमने फिरने की जगह नहीं मान रहा हूँ। वो धर्म के विषय है, उसको रहने दो। मगर मैं अगर केवल दो शहरों को, एक गाजा को ले लूं और एक में तेल अवीव को ले लूं, तो आप सोच लीजिए टूरिस्ट फुटफॉल ज्यादा कहाँ पे था। सीधी सी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहिए। ट्रेड की और इसकी हेल्थ की भी जरूरत है, एजुकेशन की भी जरूरत है, मगर अपनी चीजों को साफ सुथरा बनाइए, स्कूलों को भी सुंदर बनाइए, हॉस्पिटल्स को भी बनाइए। बहुत सीधी सी बात है। ऐसा ना लगे अस्पताल की ये बिल्कुल मरने की जगह पे ही आ गए हैं। ना वहां पे पेंट है, ना बिजली है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है। तो आदमी चला ही जाएगा। सिविक सेंस आएगा ना, एजुकेशन से आएगा। पढ़ाओ। सर, जो जाहिल होता है वो जाहिलियत दिखाएगा। क्या कर सकते हैं? और वो पढ़ाई लिखा नहीं है, उसको एक्सपोजर ही नहीं है। मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी, सिविक्स पढ़ाई जाती थी, क्यों पढ़ाई जाती थी? बच्चों को रोड क्रॉस करना सिखाया जाता था स्कूल में, पहले लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग। अब जिसने पढ़ाई नहीं है वो क्या देखेगा, कहाँ देखेगा? वो अपने आप को देखेगा, भाग जाएगा सड़क पे, यही तो करेगा। तो पढ़ाई लिखाई की बहुत अपनी जरूरत है, वो अलग चीज है। बट एज फार एज द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न, हमें चाहिए कि हम अपने देश को प्रेजेंटेबल बनाएं और हम दूसरे देशों को वो चीज ऑफर करें। आप यहाँ आइए, हमारे यहाँ द्वारका में बहुत अच्छा, आपको एक नया ये एग्जांपल दे दूं। भाई द्वारका में यशो भूमि नाम का एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में भारत मंडपम बना था, प्रगति मैदान। ठीक है। ये दो क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो लोग दुबई और सिंगापुर जा रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो भारत आए, दिल्ली में आए। यशो भूमि को एयरपोर्ट के पास द्वारका में बनाया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। आप वहीं लैंड करेंगे। वहीं एरो सिटी में होटल्स हैं, 7 स्टार, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो सुविधाएं आप होटल में सोच सकते हैं वो वहां पर एरो सिटी में उपलब्ध हैं। वहां रुकिए, मीटिंग के लिए आप यशो भूमि आइए। क्या होगा? टिकट भारत के नाम की कटेंगी, वीजा भारत इशू करेगा, खरीदारी भारत के बाजारों में होगी, वो जो होटलों में खाना बनेगा वो भी भारत के बाजारों से सब्जियां खरीदी जाएंगी। फायदा ही फायदा है ना, ट्रेड है। अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, फिर देखिए मजा आता है कि नहीं आता है। देखिए। ये था कि इकोनॉमी के हमें पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता। क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? जैसे हम अभी इकोनॉमी के पॉइंट बढ़ रहे हैं ना, तो अगर पूछा जाए कि ये कर को आपको किस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो एजुकेशन को प्रायोरिटी रखेंगे या टूरिज्म सेक्टर को हम ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। अभी हम डेवलपिंग फुल्ली नेशन डेवलप के नहीं लिए हुए हैं, तो हम ग्रोइंग जाहिर स्टेज बात पे है, हैं। जाहिर बात है, एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी। ठीक है। मगर तो जब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम नहीं, समझ रहे, जीडीपी में, जीडीपी को बढ़ाने के लिए बजट बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? बजट में केवल एक ही पन्ना नहीं होता है, बजट में बहुत सारे पन्ने होते हैं और हर पन्ने पे अलग सेक्टर की बात होती है। मैं कह रहा हूं आप एजुकेशन में बढ़ा दो, दूसरी जगह से काट लो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जीरो ही कर देंगे। भैया, मेरे पास, मान लो घर में किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है, इंसान बहुत, ठीक है, खाने को भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तब भी तो इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि जिस घर में रह रहा है उसे मेंटेन कराए। वो अपनी और चीजों को तो छोड़ेगा। और ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं फिजूल के जिन्हें रोकना है। मैंने क्या कहा कि भाई आप अपने देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तो मैं बहुत लंबी दूर की बातें बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, इतना मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा,
तुम्हारे देश में जो चीजें ऑलरेडी हैं तुम उनको तो मेंटेन करो, उनको तो इस लायक बनाओ कि कोई तुम्हारे यहाँ आना चाहे। आप अपने घर में किसी को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्यों क्यों आप किस आधार पर किसी मेहमान को अपने यहाँ बुलाएंगे? आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बुलाएंगे ना। आप में तमीज होगी तो लोग आपके घर आएंगे। ठीक है। जब वो आपके यहाँ आएंगे तब वो आपके जिंदगी की और पहलुओं से भी वाकिफ होंगे, तब आगे की बात बनेगी। बहुत से लोग भारत आए, वो भारत के ही होके रह गए। बहुत से लोग ऋषिकेश आए, वो ऋषिकेश के ही होके रह गए। लोगों ने जाना कि यहाँ का अपना अलग पोटेंशियल है, यहाँ पर हम ये वाला काम कर सकते हैं। कोई योगा के सिखा सकता है, कोई सीख सकता है, कोई दुनिया को फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी सिखा सकता है, बता सकता है, वो ये काम कर रहा है। आप किस आधार पर कह रहे हैं एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सारा पैसा उठा करके वहीं दे दो और अपने देश की जो है ऐसी तैसी करवा दो। कुछ भी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं क्योंकि हमारे यहाँ के लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। अरे पढ़ लेंगे, मालूम है कितने पढ़ने वाले हैं। पढ़ भी लेंगे, सरकार स्कूल चलाएगी, मगर स्कूल तक जाने के लिए सड़कें तो दुरुस्त कराओ। मैं छोटा था, एक स्कूल देखता रहता था, हमारे जिले में था। मैं अपना नाम नहीं लूंगा जिले का, वरना महाराज जी को बुरा लग जाएगा। ऐसा है, वो जब भी गंगा जी में बाढ़ आती थी ना, वो स्कूल ही डूब जाता था। पूरा डूब जाता था, पूरा खत्म, दिखता ही नहीं था कि यहाँ पे सामने स्कूल है। अभी जब गंगा जी का पानी उतरेगा तब वो स्कूल फिर से हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब बच्चे बताओ इतने दिन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो स्कूल में गांव में रहेंगे, मौज करेंगे। ना माता पिता उन्हें डांटेंगे क्योंकि स्कूल तो डूब गया, अब क्या हम भी डूब जाएं? तो बच्चे मौज में घूमते थे। वो तो चाहते ही थे बारिश होती रहे, डूबा रहे ये स्कूल, उन्हें क्या मालूम उनका भविष्य डूब रहा है असल में। देश को प्रेजेंटेबल बनाइए। ये कहने वाली बात है कि हमारा स्कूल बाढ़ में डूब जाता है, इसके सामने कहोगे, हंसी उड़वाओगे अपनी। हम लोग भी तो पढ़े, क्या हमारे स्कूल बाढ़ में डूबते थे क्या? नहीं डूबते थे, क्योंकि आपने उसको ऐसे ढलान में बना दिया। सारा पानी बहता हुआ वहां जाता, भर जाता है, तालाब बच जाता है। अब चलो कोई बात नहीं, लिखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर है। वो तो नहीं डूबे होंगे खुद। हाँ, लिखो। हमारे यहाँ ना कभी भी शिवम जी, मैं आपको एक बात बोल दूं, कभी तुमसे इंटरव्यू में तुमसे सवाल पूछा जाएगा ना, वो और वो इस तरीके के बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं। कभी भी एब्सोल्यूट आंसर मत देना। बेटा, प्रशासनिक अफसर के लिए बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलता है। आज देहरादून के डीएम कैलेमिटी से जूझने में लगे हुए हैं। रात में प्रेमनगर का पुल टूट रहा है, सवेरे थानों की रोड बह रही है। वो इस सब को मैनेज करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता दर्शन में आया हुआ व्यक्ति अगर अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या सुना रहा है तो डीएम कहते हैं ये छोटा विषय है, जान दो इसे, हटाओ इसे सामने से। उनको कहने का ये हक नहीं है। आप जब उस सीट पर बैठेंगे तो आपके लिए सारे सेक्टर एक बराबर हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे, वरना तो सरकार उस विभाग को ही खत्म ना करा दे। आपने कैसे कह दिया कि पर्यटन जरूरी नहीं है? तो मंत्रालय किस लिए बना हुआ है? मंत्री को घर भेजो, यस संस्कृति सर। मंत्री। यही तो मैं आर्ट एंड कल्चर में तो मैं जितने दिन पढ़ाता हूँ रोज यही मेरा रोना रोता हूँ कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं, नहीं दे रहे हैं। हुमायूं का मकबरा गिरने को खड़ा है, देखाओ। ताजमहल की हालत खराब हो रही है, देखाओ। मैं गया जोधाबाई के किले में गया, रोना आ गया देख करके। इसमें वो ब्याह होकर आई होंगी, कभी रही होंगी, हालत देखो आज उसकी। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यही सब कर रहे हैं, एजुकेशन। और अब दिख रहा है एजुकेशन, टिकटॉक दिख रही है हमें भी, है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ सबको, अच्छा है, जरूरी है। मगर अपने यहाँ की संस्कृति को और इन सब चीजों को बचाओ। क्योंकि किसी दिन, जिस दिन ताजमहल या किला नहीं बचेगा, उस दिन आगरा कौन आएगा तुम्हारा फॉरेक्स देने के लिए? ये तो बताओ। अभी तो तुमने कह दिया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, हम उसमें बजट में स्कूल का पैसा दें, मेंटेनेंस का पैसा ना दें। ठीक बात हो गई साहब। और जिस दिन वो भूकंप में गिर गया, उस दिन क्या उसे दोबारा बना के खड़ा कर दोगे? कभी नहीं कर पाओगे। एक एक बिल्डिंग बन रही है, 6 महीने में सीलन आ जाती है। ताजमहल यमुना के किनारे कब से खड़ा हुआ है, आज तक सीलन नहीं आई।
है कि नहीं है? सीख तो पाए नहीं, कम से कम मेंटेन ही कर लें। उसके लिए पैसा लगेगा, तभी विकास होगा। चीजों को मेंटेन करना फाउंडेशन है हमारी विकास करने की। इस बात को ध्यान रख लेना। जो चीज एसेट तुम्हारा अपना है ना, पहले उसे मेंटेन करो। उसकी फाउंडेशन पर आगे की भविष्य की कीर्ति गाथा लिखी जाएगी। और तुमने ऐसे ही मिटा दिया तो आगे का कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। विकास के नाम पर पेड़ काट दिए। कर लो विकास, हो गया। रहीम कहते थे थोथे बादर क्वार के, ये बादर थोते हैं। बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं, कैसे विकास होगा? और जो बना था वो बह गया सारा। फिर बताओ। क्योंकि जो चीज ऑलरेडी है ना, हम उसी का ही एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नया करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या नया करेंगे। पूरा शहर तो नया हो गया, लग ही नहीं रहा है देहरादून है। ये स्थिति है कि नहीं है? तब समझ रहे हैं। हर चीज के अपनी एक अलग वैल्यू है। कोई ये कह दो कि वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो चीजें हमारे जो जिससे फॉरेक्स आएगा, इसी की मैं बात करूं, जिससे डेवलपमेंट होगा, जो एट्रैक्शन, जो मैग्नेट्स हैं, उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल, पुरी में, जगन्नाथपुरी के कोस्ट पर, भुवनेश्वर के कोस्ट पर, ऑलिव रिडले टर्टल, वो दुनिया में एकमात्र साइट है जहां पर वो कछुए अपने अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, हैचिंग होती है। उसमें हमें क्या करना था? वहां तो हमें रिजॉर्ट बनाने थे, विकास करना था। कर लो विकास। फिर जब डंडा चला, फिर ये हुआ कि नहीं, इसे तो वो ब्लू फ्लैग दिया जाएगा। ब्लू फ्लैग बीच कैटेगरी होती है, वो गया है सबको। क्योंकि रिजॉर्ट बनेगा तो वहां पे नाइट पार्टीज होंगी, वहां पे लोग बीच पर नाचेंगे, तो वहां पे रोशनी करनी पड़ेगी रात में। तो कछुए भाग जाते थे। इतनी तेज आवाज बजती थी, डीजे बजता था, वाइब्रेशन होती थी जमीन में। कछुओं ने आने ही छोड़ दिया। फिर उड़ीसा सरकार की नींद खुली, तब उन्होंने डंडा चलवाया सबके ऊपर। अब आ गए वहीं पे ही, दोबारा से लौट फिर के पुराने जैसे थे। अभी यहाँ पे भी वही होगा, देखना। है ना? तुम्हारे मैगी खाने की इतनी ललक हो गई है। हम लोग जब छोटे थे, आप तो, मुझे पता नहीं, आप में से बहुत से लोग हो सकता है बाहर के हों, मसूरी जाते थे तो अपने शिव मंदिर के बाद, ठीक है ना, जो जो कोठाल गेट है, इसके बाद, कोठाल गेट की पुलिस चौकी के बाद, तो ऊपर झड़ी पानी में कुछ एक दो दुकानें दिखती थी। फिर आगे बैरियर आता था। आज आज वहां से ऊपर से नीचे देहरादून देखने के लिए जगह खाली ढूंढनी पड़ती है, कहीं से रेलिंग दिख जाए हमें। क्योंकि सब जगह तो मैगी पॉइंट बना दिए साहब। पूरा देश मैगी खाएगा वहां पर आके। ये हालत है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। इससे क्या होगा ना, रिपीटेड कैलेमिटीज होंगी और जगह का नाम बदनाम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। आज देश में, दुनिया में देहरादून की क्या न्यूज दिखाई जा रही? बादल फट गया, सड़कें बह गई, लोग मर गए। अभी कोई व्यापारी कोई सोचेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए? हो गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हो गया। कर लो, इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि वो अपना पैसा बचाएगा आदमी, कि मैगी खाएगा? सोचने वाली बात है ना। आज हमारे पास और जो आपने जो जगह दिखाई थी, सेला कोई, वही पुल टूट गया। अब बताओ, अब कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा साहब? कैसे हो पाएगा काम? ठीक है, लिखो। फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज, फुल स्टॉप। इट रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? लेकिन इट रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स which further reduces the price, which further reduces the price levels, कर देंगे price levels of imported goods, of imported goods। मैंने, एक लड़का आया था यूपी यूपी उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने, मॉक इंटरव्यू। मैंने उस लड़के से पूछा, और वो हरिद्वार से था, उसका होम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार लिखा हुआ था फॉर्म में। मैंने पूछा हरिद्वार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसने कहा जाम है। तो मैंने, ठीक है,
अर्बनाइज्ड एरिया है, ट्रैफिक जाम है। मैंने कहा इसको इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वो लड़का मुझसे छूटते ही बोला, सर कांवड़ यात्रा पर अंकुश लगाना चाहिए। अब मैं तो हतप्रभ रह गया, मैंने कहा ये तो बन गया कलेक्टर, और इसको बनाएगी अब उत्तराखंड सरकार कलेक्टर। कोई हरिद्वार का डीएम हुआ है ऐसा जो ये कह दे कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाओ? आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्रशासनिक अफसर बनने वाले हैं कि आप कोई सरकार के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं? कोई कलेक्टर ये कह दे कि नहीं यात्रा ही बंद कर। अरे कल को तुम चीफ सेक्रेटरी हो जाओ, तुम कह दो चार धाम यात्रा बंद कर दो, फिर तो हो गया उत्तराखंड का कल्याण। सारी कमाई रुक जाएगी। यमुनोत्री गंगोत्री, वो तो कहेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब ने देहरादून में यात्रा बंद करवा दी। कैसे बात है? दिमाग कहाँ है? कहीं नहीं है ना दिमाग, है ही नहीं। तब तो ऐसी बातें कर रहे हैं, फिजूल कर रहे हैं। क्या है ना, मैथ्स था तब, मैथ्स के बल पर के पेपर निकल रहे थे प्रीलिम्स, मेंस भी निकल गए। बात आई इंटरव्यू की, अब इंटरव्यू में बोलने के लिए ये है हमारे हाथ में, कांवड़ यात्रा रोक दो। उससे जाम। कांवड़ यात्रा होती है साल के 1 महीने के 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, है ना। हरिद्वार का जाम है 12 महीना, 24x7। इसमें लाला तुम कांवड़ यात्रा रोक कर 7 दिन कितना जाम खुलवा लोगे? बताओ। मैं तो ऐसे ही पूछा उससे। अब वो लड़का हड़बड़ा गया एकदम से, ये तो आमने ही सामने आ गए, है ना। तो ये है, कभी भी अपने आप को ना प्रशासनिक अफसर के तौर पर सोचो। जब साबरमती रिवर फ्रंट बन रहा था तब भी ये वाली बात आ रही थी, पैसा क्यों लगा रहे हो साहब? आप देख लो अहमदाबाद में साबरमती, कभी गए हो अहमदाबाद? देख कर आओ, बेहद खूबसूरत है। लखनऊ में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने गोमती रिवर फ्रंट डेवलप करवाया था। लखनऊ वासियों के लिए घूमने फिरने की जगह है। कुछ नहीं होता है, आज घर में मन नहीं लग रहा, चलो आज वहां जाते हैं। जैसे हम देहरादून वासी ऋषिकेश जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो नदियां है ही नहीं। क्या करें? हम ऋषिकेश हमें जाना पड़ता है, और हरिद्वार ऐसा है नहीं जहां जाके मन को शांति मिले। ऋषिकेश में ही मिल पाती है वो शांति। इसलिए तो विकास जो होता है ना, आप केवल और केवल उस एक गंगा की वजह से ऋषिकेश की टोटल इकोनॉमी चलती है, केवल गंगा की वजह से। उसी गंगा की वजह से फॉरेक्स आता है ऋषिकेश के नाम का, और उसी गंगा की वजह से डोमेस्टिक पैसा आता है उसी के ही नाम का। वहां पे सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और सारा जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी मान सकते हो, वो सब वहीं के वहीं है। इवन जो वहां पे पीएसयू लगा रखी है, टीएचडीसी, वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि वहां पे भागीरथी गंगा बह रही है। इसीलिए टीएचडीसी ऋषिकेश में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। ऋषिकेश में एम्स भी इसीलिए दिया गया था कि इतने बड़े हॉस्पिटल की पानी की रिक्वायरमेंट जो होंगी, वो चलो यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएंगी। वरना पहाड़ में भी बना सकते थे एम्स, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इतना पानी चाहिए उस एम्स को चलाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, हजारों लीटर पानी चाहिए डेली बेसिस पे। वो सीधे गंगा से लिफ्ट किया जाता है, तब चलता है। केवल एक गंगा, उसको आप अगर सुखा दो कल को चल के, कर दो ऐसे कांड कि गंगा भी गायब हो गई तमसा की तरह, फिर कैसे होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके पास है, जो बख्शा है ऊपर वाले ने, पहले उसे मेंटेन करो, तब आगे की बात करना। और इसके आगे की बात करते करते इसको गायब करने वालों का कुछ नहीं बचता। इतिहास और वर्तमान को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भविष्य को क्या मेंटेन करेंगे? एक प्रश्न है ना, सीधा सा प्रश्न है। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन। देखिए, इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि प्राइस कम हो गए ना भाई। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वाली बात अभी न्यूज में भी आई थी, जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की धमकी दी थी। लोगों ने कहा लगा दो लगा दो, कल की बजाय आज लगा दो, हम देख लेंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी, हम अपने यहाँ डिमांड करेंगे। सो सिंपल। ऐसी ट्रंप की आंखें खुल गई। लिखिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, डिफरेंट कंट्रीज। क्या हुआ अबे भैया, छूट रहा है क्या कुछ? क्या लास्ट में छूट गया? इट रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। और किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? ये पन्ने उड़ नहीं जाते तुम लोगों के ऐसे का, पर्चे लेके हैं? एग्जाम हॉल में ना ले जाना ये पर्चे कहीं, सॉक्स के अंदर।
लिखो, डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड फैक्टर एंडाउमेंट्स। डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड फैक्टर इंडाउमेंट्स। फैक्टर इंडाउमेंट्स माने किसी के पास वर्कफोर्स ज्यादा है, जैसे भारत है, किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है, किसी के पास कोई मिनरल है। फैक्टर इंडाउमेंट्स होते हैं ना। जैसे अरब देशों में जो मजदूर जाते हैं वो देखो भारत के जाते हैं, वहां के जो तेल के कुओं में काम करने के लिए जाते हैं, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से लोग जाते हैं। देखिए, टीन के डिब्बों में रहते हैं ये लोग वहां पे। टीन, वो टीन होती है वहां पे, और वो उबलती है, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है बेटा। उसमें टीन में एसी चला करके रहते हैं, ये हालत है। और मालिक जैसा खाना दे दे वैसा खाते हैं। और साल में एक बार छठ पूजा पे भारत आते हैं, और बाकी 11 महीने तेल निकालते रहते हैं। ये जिंदगी है इनकी। पूछ लेना कभी। मुझे मिला था एक ट्रेन में, दिल्ली से, ठीक है, तो मैंने पूछा था कि आप कहाँ, वो उतरा था हैदराबाद, और हैदराबाद से हम दिल्ली आ रहे थे, तब मैंने पूछा था कि आपकी जिंदगी कैसी है। वो आदमी ना बताते बताते उसका जो है गला भराया था कि हम केवल अपने परिवार, क्योंकि उसने तब भी कहा था, तब वो तो खैर बड़ा व्यक्ति थे, अब मेरी तो एज बहुत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने में अच्छे से पढ़ लेना, वरना हमारी तो जो जिंदगी है ये सबके लिए सऊदी में काम कर रहे हैं, हम ही जान रहे हैं सऊदी में क्या होता है। ये लाइन बोली थी व्यक्ति ने। मैं तो कभी गया नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मगर ये सत्यता है। उन मजदूरों से जो जो वहां पे तेल के कुओं में काम करने गए हैं ना, या तेल के कुएं में क्या, कोई भी मजदूरी कर रहा है अपने देश में ही देख लो, तो बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है। ये मर्चेंट नेवी का भी बच्चों को आजकल बड़ा धोखा हो रहा है। बहुत ही उन्हें आसानी से, उन्हें बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। उन्हें लगता है हमने सफेद शर्ट पहन ली तो हम नेवी में भर्ती हो गए। यही तो विचार आता है मन में। ये मर्चेंट नेवी की भी यही सत्यता है। मजदूरों की तरह काम करना होता है डेक पर, कितने कितने दिन तक बाहर रहना होता है, सी सिकनेस होती है, मोशन सिकनेस होती है, घर वालों की शक्लें देखने को तरस जाते हैं। अब बस अच्छा क्या है, डॉलर में पैसा मिल रहा है, ये अच्छा है। देश देख लेते हैं, और तो कुछ देखा नहीं देखा, बहुत सारे देश देख लिए साहब। ये हमारी वो है ना। क्या है, जो जो चीज को आप प्रधान बना लो, आपने विदेश घूमने को बहुत प्रधान बना लिया है, इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है ना। लिखिए, इसको खत्म करते हैं फिर रोकेंगे आज। फैक्टर एंडाउमेंट्स, फुल स्टॉप। कंट्रीज export those items countries export those items which are abundant and import those which are scarce, and import those which are scarce। full stop। थर्ड पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट में लिखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फुल स्टॉप। increase in employment, increase in employment gives an overall upliftment to the social status of population। Increase in employment gives an overall upliftment to the social status of the population। कभी प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बिल्डिंग्स को देखना, रात में लाइटें जल जाती हैं, ठीक है, लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, पहले वो झुग्गियों में रहते थे। वो गरीब हैं अभी भी, वो कोई बहुत अमीर नहीं हो गए हैं। उनकी अगर आप बैंक अकाउंट्स देखेंगे तो हो सकता है अभी भी बैलेंस उसमें बहुत ज्यादा ना दिखे, मगर अब वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब नहीं है, अब वो फ्लैट में रह रहे हैं। ये सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। बेटा जब किसी के पास नौकरी आती है ना, तो अगर उसे कुसंगति ना हो, उसकी
गलत आदतें ना हो, नशा की, व्यभिचार की, तो वो जो उसी नौकरी से आने वाले पैसे को अपने और अपने परिवार के विकास में लगाता है, और उस पैसे से वो अपनी माली हालत को सुधारता है और उसकी सोशल इमेज सुधरती है। सबसे पहले ना लड़के के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बेटा तुम करते क्या हो? कुछ नहीं करते अंकल, घूमते रहते हैं बाइक लेकर के, पुल टूटा है उसे ही देखा है अभी जा करके, है ना? इसलिए अच्छा क्या है, नौकरी बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होता है तो जो जनमानस है उसकी सोशल यानी सामाजिक स्थिति सुधरती है। देखिए, इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, फुल स्टॉप। देखिए, पीपल गेट मनी इन देयर पॉकेट, people get money in their pocket, and thereby their purchasing power increases, and thereby their purchasing power increases। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए हेल्थी कंपटीशन, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हेल्थी कंपटीशन। ऑलराइट, नमस्कार, टेक केयर।